नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम इकाई प्रथम का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई प्रथम के बिंदु है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन व काव्य भेद। पूर्व कक्षा में हमने काव्य लक्षण का अध्ययन किया। काव्य लक्षण के 3 मत थे: संस्कृत मत, पाश्चात्य मत व हिंदी मत। संस्कृत मत यानी संस्कृत के विद्वान, पाश्चात्य मत यानी विदेशी वे विद्वान जिन्होंने काव्य लक्षण के लिए अपने मत रखे, हिंदी मत यानी अपने हिंदी के विद्वान जिन्होंने काव्य लक्षण के मत रखे। तीनों का हमने पूर्व 2 कक्षाओं में अध्ययन किया। आज हम इकाई प्रथम के दूसरे बिंदु काव्य हेतु का अध्ययन करेंगे। हेतु का अर्थ है कारण। हेतु शब्द आपके लिए नया नहीं है, इसका सामान्यतः आप प्रयोग करते हैं। आज हम हेतु शब्द का तात्पर्य काव्य के साथ यानी काव्य हेतु के संदर्भ में ही प्रयोग करेंगे। इसका ही आज हम अध्ययन करेंगे। तो काव्य हेतु का अर्थ सबसे पहले ये जानना है आपको, उसके बाद ही इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। यानी वह साधन यानी वह तत्व जिनसे काव्य का सृजन होता है, सृजन या निर्माण, उसको ही काव्य हेतु कहा जाता है। वे साधन जो कवि को काव्य सर्जन में सक्षम बनाते हैं उसको भी हम काव्य हेतु ही कहते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है, ये सब काव्य हेतु ही है। कवि शिक्षा के अंतर्गत इसको कवि में या एक कारण कहा जाता है। इसी का हम अध्ययन करेंगे। अब काव्य हेतु की जो संख्या है, इसमें विद्वानों में मतभेद है, यानी मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, यानी विद्वानों के अलग अलग मत है। मुख्यतः काव्य हेतु 3 ही माने हैं विद्वानों ने, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान हैं जो एक ही काव्य हेतु मानते हैं, कुछ 2 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं, और कुछ विद्वान 3 से ज़्यादा भी काव्य हेतु मानते हैं। मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं पर सब सहमत भी है। 3 है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन 3 काव्य हेतुओं को सब मानते हैं। तो कुछ विद्वानों के जो मत है मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या काव्य हेतु माने हैं। उसके बाद में हम 3 जो काव्य हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उसका थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो काव्य हेतुओं की संख्या के संदर्भ में जो विद्वानों के मत है, नंबर 1 भामह ने प्रतिभा, इन प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य का इन्होंने काव्य का हेतु माना है। दूसरे विद्वान दंडी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 काव्य हेतु माने हैं। अगले विद्वान रुद्रट ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन्होंने प्रतिभा को शक्ति माना था, इन्होंने भी 3 ही माने हैं। अगले विद्वान आचार्य वामन ने लोक, विद्या और प्रकीर्ण, इन्होंने भी 3 ही माने हैं। नाम थोड़े अलग दिए हैं, बाकी लोक, विद्या और प्रकीर्ण जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास है, उन्हीं के अलग नाम हैं। यानी लोक का अर्थ है लोक व्यवहार, विद्या का अर्थ है व्युत्पत्ति, और प्रकीर्ण का अर्थ है लक्ष्यत्व यानी काव्य परिचय। प्रकीर्ण के अंतर्गत वामन ने 6 और हेतु मानते हैं। अगले विद्वान मंगल, ये अभ्यास को काव्य हेतु का प्रधान कारण मानते हैं। मैंने अभी बताया था मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हालांकि प्रतिभा पे सभी विद्वान सहमत है, यानी प्रतिभा तो काव्य हेतु का प्रमुख कारण ही मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, उनके मत है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी, यानी वो इसकी पूरक का कार्य करते हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा का, और इन तीनों से मिलाकर ही काव्य का सृजन हो पाता है। उसके आगे हम थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से। अगले विद्वान राजशेखर ने समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न जो शक्ति है उसको ही काव्य हेतु का एकमात्र कारण माना है। अगले विद्वान मम्मट ने शक्ति यानी प्रतिभा
पहले भी आया था अभी नाम। प्रतिभा कोई शक्ति का नाम दिया है। व्युत्पत्ति और अभ्यास, व्युत्पत्ति शब्द का जो मतलब है शास्त्र ज्ञान होता है वैसे, और अभ्यास इन्हीं का जो समन्वय है, इसी को इन्होंने काव्य हेतु माना है। अगले विद्वान वाग्भट। वाग्भट का मत है कि प्रतिभा ही मुख्य रूप से काव्य का कारण है, इससे इसका सर्जन होता है। जो व्युत्पत्ति जो दूसरा कारण है वो इसका विभूषण है, आभूषण है, और अभ्यास जो तीसरा कारण है वो इसके सर्जन को बढ़ाने वाला है। अगले विद्वान हेमचंद्र। हेमचंद्र ने माना कि प्रतिभा ही काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास इसके संस्कारक है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि पूरक है यानी संस्कारक है, यानी प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है उन दोनों का संस्कार ऐसा होता है कि बड़ी आसानी से काव्य का सर्जन होता है। जो कवि है इन तीनों को मिलाकर काव्य का सर्जन कर पाता है, यही तो कारण है। जयदेव। श्रुत यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास और प्रतिभा ही काव्य के हेतु है। अगले विद्वान जगन्नाथ। जगन्नाथ का मानना है कि काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है, यह भी प्रतिभा पर ही विशेष रूप से जोर देते हैं। व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है वो भी प्रतिभा के ही हेतु है, ये इनका एक विलक्षण मत है। ऐसा मत विद्वानों ने, अन्य जो विद्वान थे जिनका हमने अध्ययन किया अभी, उन्होंने नहीं दिया। दोबारा बोल रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा, कवि में जो प्रतिभा होती है वही काव्य का मुख्य कारण है। व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है, जो दो अन्य हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उनको प्रतिभा का हेतु इन्होंने माना है जगन्नाथ ने। प्यारे विद्यार्थी इसको नोट कर लेना, उसका इन्होंने हेतु माना है। कुछ रीतिकालीन जो आचार्य हैं, रीतिकाल का अध्ययन जब साहित्य में करेंगे वो भी काव्य हेतु मानते हैं, जैसे श्रुति मिश्र। श्रुति मिश्र शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन काव्य हेतु मैंने अभी बताया था आपको, और फिर उन्हें बता रहा हूँ कि अधिकांश विद्वान इन तीन मतों पर ही सहमत है। प्रतिभा यानी शक्ति, व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान या व्युत्पत्ति, और अभ्यास, इस पर सब सहमत है। श्रुति मिश्र का भी मत यही है। अगले विद्वान श्रीपति। इन्होंने शक्ति को सुपुण्य विशेष कहा है और इसका प्रतिभा से भेद भी इन्होंने किया है। और अगले विद्वान हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। इन्होंने भी शक्ति, निपुणता, अभ्यास, ये ही तीन काव्य के हेतु माने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये विद्वानों के मत थे। अधिकांश विद्वान इन्हीं तीन काव्य हेतुओं पर सहमत है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। कुछ विद्वान ही हैं जो प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अगर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, आपको समझने में इतनी आसानी नहीं होगी। इसलिए अब प्रतिभा, व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है, इन तीनों का थोड़ा विस्तार से अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। पूर्व वीडियो में हमने जो काव्य लक्षण का अध्ययन किया था, उसका अध्ययन करने के बाद मैंने नोट्स आपके व्हाट्सएप पे डाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन नोट्सों को आप अच्छी तरह देखें, नोटबुक में उनको आप नोट करें। उसको नोट करने से आप उस वीडियो को अच्छी तरह समझ पाओगे। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर पुनः उसको देखें। मैं काव्य हेतु के भी नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए आप उस नोट्स को देखें। देखने के बाद वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप बड़ी आसानी से, सरलता से उसका ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद।